पिछले हिस्से में हम बात कर रहे थे जो खुसरो खान का मतलब पावर अपने हाथ में लेना और फिर किस तरह से उसके खिलाफ वहाँ पे बगावत शुरू हो गई थी। तो हमें जो ज़ियाउद्दीन बर्नी का अकाउंट पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि इसको एक रंग दिया गया था कि ये एक हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट है। अब उसने तो मतलब इस्लाम यानी नहीं छोड़ा था, रिवोल्ट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ एक रिलीजियस कार्ड का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया कि खुसरो खान के दौर में फिर से यहाँ पे हिंदू रिवाइवल हो रहा है और अब मतलब जो इस्लाम है, जो इस्लाम के सिम्बल्स है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। हम देखते हैं कि जो मलिक फ़खरुद्दीन जोना, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बन गए, तो उस टाइम वो दिल्ली में, यानी कि वहाँ एक अमीर थे दिल्ली में, उसने वहाँ पे उमरा यानी अपने जो उसके साथी थे उनके साथ एक मीटिंग बुलाई कि हम किस तरह से इस खुसरो खान के रूल का यहाँ पे खात्मा यानी एंड किस तरह हम करते हैं, क्योंकि ये इस्लाम का एक दुश्मन है। तो उसके बाद ये मतलब वहाँ पे कंसेंसस हो गई कि जो उसका बाप था गाजी मलिक, जो कि बाद में गियासुद्दीन तुगलक बन गया, वो उस टाइम देपालपुर में था। देपालपुर में वो उस टाइम गवर्नर था। तो उसके साथ बात हो तो उसको उसने खत लिखा और फिर उसने बेटे को कहा, यानी जोना खान को कहा कि आप यही आए। तो अब यहाँ से जो जोना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक को यहाँ से भाग के देपालपुर चला गया अपने बाप के पास, ताकि वहाँ से एक बेस बनाई जाए, वहाँ पे एक बेस बनाई जाए और जो खुसरो खान है उसकी हुकूमत यानी उसकी सल्तनत का खात्मा किया जाए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो गियासुद्दीन तुगलक थे, उन्होंने जो उस टाइम के प्रोमिनेंट गवर्नर्स थे, 6 बड़े गवर्नर्स थे, उनको खत लिखे जो मुख्ता थे। इसके अलावा नॉर्दर्न प्रोविंसेस के यानी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस उस टाइम के, और जो बाकी जो इम्पोर्टेंट उस टाइम के गवर्नर्स थे उनको खत लिखे गए कि एक जॉइंट अलायंस बनाई जाए, ताकि जो खुसरो खान है यानी उसने अलाउद्दीन खिलजी की डायनास्टी का खात्मा किया है, उनसे पावर उन्होंने छीना है और इसको ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पे जो लेटर्स वो बड़े मतलब एक उसका एहतमाम किया गया कि अच्छे से ड्राफ्ट यानी लेटर्स अच्छे तरीके से ड्राफ्ट हो। और इसका जो गवर्नर्स को इनने खतूत लिखे ने लेटर्स जो लिखी गई, उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। सिर्फ अली काऊस जो कि देपालपुर के अमीर थे और बहराम आइबा जो कि आज के गवर्नर थे, उन्होंने इसको ज्वाइन किया, इन्हें गयासुद्दीन तुगलक का साथ देने के लिए वो तैयार हो गए। इनके अलावा जो खोखर चीफ उस टाइम के थे गुलचंदर और सहज राय, उन्होंने भी ये फैसला किया कि वो मोहम्मद बिन तुगलक का साथ देंगे ताकि वो खुसरो खान के खिलाफ जंग करे। तो जो खुसरो खान उस टाइम दिल्ली में थे, सुल्तान थे, उनकी और जो मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ गयासुद्दीन तुगलक ने जो एक जॉइंट यानी एक अलायंस बनाई थी, यहाँ एक आर्मी रेज की थी, उनके दरमियान 2 इम्पॉर्टेंट बैटल्स वहाँ पे होते हैं। एक तो बैटल ऑफ सरस्वती जिसको हम कहते हैं, इसका हमें पता नहीं है कि हकीकी यानी एक्चुअल प्लेस जिस पे ये बैटल हुआ था ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो खुसरो खान का भाई था वो उस टाइम लीड कर रहा था, यहाँ पे उसको डिफीट हुई। गयासुद्दीन तुगलक की आर्मी को यहाँ पे फतेह ने विक्ट्री उनको हासिल हुई। उसके बाद जिसको हम बैटल ऑफ लहरावत, ये दूसरा था जिसमें कि जो बाकी बची हुई आर्मी थी खुसरो खान की उनको हरा दिया गया। यानी इस तरह से जो एक आर्मी वहाँ से आई थी, देपालपुर से जो आर्मी आई थी, एक अलायंस बन के आई थी ताकि खुसरो खान की हुकूमत का वो खात्मा करे, तो उनको यहाँ पे कामयाबी मिलती है। अब जब उनको एक कामयाबी मिली तो अब विक्ट्री स्पीच में गयासुद्दीन तुगलक ने बात की कि मैं कहाँ से आया, तो उसमें उसने अलाउद्दीन खिलजी की डायनास्टी के बारे में बात की और ये उन्होंने कहा कि अगर कोई जिंदा यानी प्रिंस अभी मौजूद है अलाउद्दीन खिलजी के ख़ानदान से, तो आप उसको सामने लाए, हम उसको अब दिल्ली के तख्त पे बिठा देते हैं। और ये भी कहा कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है सुल्तान बनने की, मैं वापस, मुझे देपालपुर से बड़ी मोहब्बत है, मैं वापस वहाँ पे जाता हूँ। और ये फैसला हुआ कि मैं यहाँ का सुल्तान बनने नहीं आया, बल्कि जो यहाँ पे डायनास्टी रूल कर रही थी खिलजियों की,
अगर उनमें कोई मतलब उनकी डायनास्टी बिलोंग करता हुआ कोई प्रिंस मिल जाए तो हम उसका यहाँ पे उसको यहाँ का सुल्तान बनाते हैं, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। तो फिर उसके बाद में बहराम आइबा किशलू खान को कहा कि आप यहाँ के हुक्मरान बन जाए और मैं वापस देपालपुर चला जाता हूँ, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ और अब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। अच्छा, खुसरो खान को जो उसके वो बर्बारी थे वो भी उसको छोड़ के चले गए और फिर उसको एक जगह से गिरफ्तार किया गया, फिर उसी जगह उसको कत्ल किया गया जहाँ पे उसने मुबारक खिलजी को कत्ल किया था। तो उसकी बॉडी को पहले उल्टा लटका दिया गया, उसके बाद उसकी बॉडी का मतलब परेड किया गया दिल्ली में। तो ये 1320 की बात है जब खुसरो खान का कत्ल हुआ, यानी उसको कत्ल किया गया। अब उसकी जगह दिल्ली में सुल्तान जो बने गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक कौन थे? अच्छा, हमारे सामने अमीर खुसरो और अफीफ का अकाउंट है कि, और जिसको क्यूरियसली हैग ने बाद में यही लिखा कि तुगलक इसका पर्सनल नाम था, यानी जो गयासुद्दीन असल में तुगलक खान था। तो ये कोई ट्राइबल सरनेम नहीं था, यानी गयासुद्दीन तुगलक असल में तुगलक खान इसका नाम था। और फिर इसी वजह से इसकी डायनास्टी को फिर तुगलक डायनास्टी। हम इसके बेटे को देखते हैं, उसने लिखा था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी तुगलक का बेटा मोहम्मद। तो इब्ने बतूता ये लिखते हैं कि शेख रुकनुद्दीन जो सूफी थे उनकी अथॉरिटी पे वो लिखते हैं कि तुगलक ये करानवा ट्राइब जो था, करानवा जो एक मंगोल आर्मी में एक ट्राइब था, तो उससे बिलोंग करते थे। अच्छा, कुछ ने ये लिखा है कि ये जो मतलब हिंदुस्तान में कराना एक कास्ट था तो उससे बिलोंग करते थे। तो फरिश्ता ने, अबुल कासिम फरिश्ता ने जो अकाउंट लिखा है उसमें कि गयासुद्दीन तुगलक का जो बाप था यानी वो बलबन का गुलाम था, बलबनी स्लेव था, और उसकी माँ एक यहाँ की जाट लेडी थी। तो यही है कि ये हिंदुस्तान के किसी कास्ट से बिलोंग करते थे। अच्छा, अब आप देखिए कि जो बलबनी स्लेव कहा जाता है इनको, अगर हम ये माने तो जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने जो विक्ट्री स्पीच या कोरोनेशन के टाइम जो स्पीच दी थी तो उसमें उसने जलालुद्दीन खिलजी को रेफर किया, ना कि बलबन को रेफर किया। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो बाहर के थे, इसी करानवा ट्राइब के थे, तो ये भी हो सकता है, मुमकिन ये भी है कि वो यहाँ से यानी किसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि उसने जो अलाउद्दीन खिलजी का भाई था उलुग खान, उसकी सर्विस में वो पहले रहा, फिर वो वार्डन ऑफ मार्चेस पहले मुल्तान, उसके बाद देपालपुर में गयासुद्दीन तुगलक रहा। तो जिस तरह से आप जलालुद्दीन खिलजी को देखते हैं, इसी तरह से इनका भी गयासुद्दीन तुगलक का कि इसने मंगोलों के खिलाफ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था लड़ाई में, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फिगर बन गया था मंगोल मेनेस को, यानी हिंदुस्तान पे उनकी वो रेड्स करने में या हिंदुस्तान को मंगोल एम्पायर के अंडर कंट्रोल करने में, रोकने में इनका बड़ा रोल रहा था। तो हम इनका पहले सुनते हैं जब तातार अली बेग और तातार खान ने यहाँ पे जब इन्वेजन किया तो उस टाइम सबसे पहले इनका जिक्र आता है। अब जब हुक्मरान बन गया तो इसके उमरा कौन थे, नोबेलिटी में कौन थे, तो ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट से लोग आए थे, यानी जो नॉर्थ वेस्ट से लोग आए थे जिन्होंने इनका साथ दिया वही ज़्यादातर इसके नोबेलिटी में रहे। तो ओवरऑल एक हेटेरोजेनस यानी मुख्तलिफ, अलाई नोबल्स को भी बिल्कुल साइड नहीं किया गया क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद थे जो अलाउद्दीन के खिलजी में यहाँ के नोबल रहे थे, तो उनको यहाँ पे हिस्सा दिया गया हुकूमत में इनकी तरफ से जो गयासुद्दीन तुगलक, तो अपने लोग भी थे और ये भी थे जो अलाई नोबल्स थे। तो ज़्यादातर जो इम्पॉर्टेंट पोस्ट है उसके अपने किन्समैन, उसके रिश्तेदार थे, उसके भाई थे वगैरह वगैरह, और जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे उनको इम्पॉर्टेंट मतलब पोस्ट्स मिले। अब हम ये देखते हैं कि उनके सामने जो मुश्किलात, प्रॉब्लम्स जो उनके सामने थी जब वो दिल्ली के सुल्तान बन जाते हैं, तो सबसे बड़ा मसला ये था कि जो हिंदुस्तान उस टाइम का था, दिल्ली सल्तनत का हिंदुस्तान, उसमें कोई यूनिफॉर्म कंट्रोल नहीं था, यानी सिर्फ किसी कोर एरिया पे या जो थोड़ा सा एक एरिया था जो डायरेक्टली कंट्रोल करते उस पर उनका कंट्रोल था, जो बाकी एम्पायर के वास्ट एरियाज थे उन पर कोई कंट्रोल नहीं था। तो हम देखते हैं कि गुजरात में, दक्कन में, बंगाल में, हर जगह पे ये यानी दिल्ली सल्तनत की रिट को चैलेंज किया जा रहा था, और कोई वहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड जिस तरह सिस्टम रहा था अलाउद्दीन के टाइम में वो ख़त्म हो गया था। अब देखिए ओवरऑल अगर आप सेंट्रल में देखिए तो एक तो एम्पिटी ट्रेजरी यानी जो खजाना था वो बिल्कुल खाली हो गया था। उसके बाद वहाँ पे जो बदउनवानी जिसको हम कहते हैं, करप्शन, ऑफिशियल करप्शन वो बहुत ज़्यादा था।
कुल मिला के 4 साल तक उसने रूल किया, तो उसको याद किया जाता है इसके लिए कि एक एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन उसने शुरू की। इसी तरह से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, फिर फोर्टिफिकेशन और जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स किए उन्होंने। तो अगर आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उनके देखे तो हमें ये पता चलता है कि ये जो था, जो अलाउद्दीन का एक रेगरस सिस्टम था, और जो उसके सक्सेसर थे जिनका कि एक्स्ट्रावेगेंट स्टाइल था, तो उसके दरमियान ये मिडिल पाथ, यानी ना तो कोई ज़्यादा रेगरस था, ना तो एक फ्री कंसेशनल हर किसी को उन्होंने दी। और मोटिव इसका क्या था कि एक तो रिलीफ, जो पेजेंट्स है वो जो सप्रेस हुए थे, यानी उन पर बहुत ज़्यादा दबाव अलाउद्दीन के पीरियड में था, और जो ये जो ख़जाना यानी सेंट्रल ट्रेजरी जो खाली हो गई थी, उसमें दोबारा से ट्रेजरी यानी उसमें दोबारा माल जमा हो। इकोनॉमिकली आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो उसका काम था, जो हुक्म मसाहत, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी ने मेजरमेंट स्टार्ट की थी, जिसको हम बात कर चुके हैं, फिर उसके साथ वो यील्ड पर बिस्वा, तो उसको अब साइड लाइन किया गया और उसकी जगह हुक्म हासिल, जिसको हम क्रॉप शेयरिंग कह सकते हैं, यानी मेजरमेंट को साइड लाइन किया गया और उसके जगह क्रॉप शेयर किया जाएगा। तो ये ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कोई कंप्लीटली, यानी जो पहले मेजरमेंट हुआ लैंड का, उसके बाद आपको रेवेन्यू कितना देना है, तो वो कंप्लीटली साइड लाइन नहीं हुआ था, लेकिन अब जो फसल आपके फील्ड से निकलती है तो उसमें अब शेयर स्टेट और इसके दरमियान, पेजेंट के दरमियान वो शेयर होगा। इसी तरह से अलाउद्दीन ने जो मिडल मैन या इंटरमीडियरीज थे जिन पे बहुत ज़्यादा उसने उनको सप्रेस किया, तो उनकी भी, यानी मुकदम्स वगैरह जो थे वो मतलब इस तरह मुकदम्स चौधरीज वगैरह जो थे, तो उनकी पोजीशन को उसने बहाल किया। यानी वो समझते थे कि ये हिस्टोरिकली एक एजेंसी रही है, हमें हमेशा एक एक्सपर्ट है रेवेन्यू कलेक्शन में, तो लिहाजा ये कोई ठीक बात सल्तनत के लिए नहीं कि इनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाए, लेकिन ये भी नहीं कि इनको ये मतलब एक फ्री हैंड दिया जाए ताकि वो पेजेंट्स को सप्रेस करे। तो आप समझिए कि उनके लिए भी यही, ना तो उनको बिल्कुल साइड लाइन किया जाए और ना उनको बिल्कुल वो फ्री हैंड दिया जाए कि वो पेजेंट को सप्रेस करे। तो ये विलेज हेडमैन, यानी कि एक उसके बाद उनको दोबारा वो रेस्टोर उनकी पोजीशन किसी हद तक हो गई। 1/5 शायद उसका रेवेन्यू, यानी डिमांड जो थी उसकी मैग्नीट्यूड था, और उसके अलावा 1/10 वो कभी एनहेंस कर सकते थे, यानी ज़रूरत पड़ने पे वो रेवेन्यू में दोबारा इसमें इजाफा कर सकते थे। इसके अलावा क्योंकि फार्मिंग सिस्टम था, जो रेवेन्यू कलेक्ट करके दिया जाता था, उसमें भी थोड़ी बहुत चेंजेस उनने लाई, यानी रेवेन्यू फार्मिंग में भी चेंजेस आई। हम आर्मी को देखते हैं इस टाइम। आर्मी में क्या था, अच्छा एक और बात कि वो ये कहते थे कि कल्टीवेशन, यानी ईयर बाय ईयर कल्टीवेशन इंक्रीज हो। अब अगर हम आर्मी को देखो तो हुलिया और दाग, वो जो हॉर्स ब्रांडिंग का सिस्टम अलाउद्दीन ने किया था, उसको उसके सक्सेसर्स ने नज़रअंदाज किया था, लेकिन अब दोबारा से गियासुद्दीन तुगलक उसको एनफोर्स करो, बड़ा रेगरसली उन्होंने उसको एनफोर्स किया कि ये जो हुलिया, यानी मिलिट्री में जो आपका हॉर्स है, जिसको डिस्क्रिप्शन उसका चेहरा हुलिया, उसको दोबारा से यानी लागू किया जाए, ताकि जो इन्फीरियर रेस के जो मतलब ब्रीड के जो हॉर्सेस है वो आर्मी में दाखिल ना हो, और जिससे आर्मी की एफिशिएंसी कम होती, मुतासर होती थी, तो उसको रोका जाए। अच्छा, कंपेन्स उसके दौर में वारंगल में हुई, जाजनगर में हुई, गुजरात, बंगाल, और फिर हम देखते हैं कि मंगोल इन्वेजन भी उसके टाइम में होता है हिंदुस्तान पे, एक मंगोल इन्वेजन भी उसके टाइम पे होता है। उसके दौर का एक और बड़ा जो इवेंट था, वो जो शेख निज़ामुद्दीन औलिया थे, उस टाइम के सबसे बड़े जो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हिंदुस्तान में थी, तो उनके साथ उसका कन्फ्लिक्ट हुआ। अब कन्फ्लिक्ट क्या हुआ, या तो कुछ कहते हैं कि खुसरो ने उसको कुछ पैसा दिया था तो गियासुद्दीन तुगलक उसको वापस चाहते थे, या तो ये कहा जाता है कि जो समा यानी वो म्यूज़िक सुनना, इस पे उलमा जो उस टाइम के स्कॉलर्स थे और उनके और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरमियान उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट हुआ था। अब उलमा ये चाहते थे, यानी स्कॉलर्स या थियोलॉजियन ये चाहते थे कि उसको बैनिश यानी शहर से निकाला जाए निज़ामुद्दीन औलिया को। तो ये भी कहा जाता है कि इस वजह से जो यानी जो गियासुद्दीन तुगलक वो उलमा को
बिल्कुल यानी उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे या उनको साइड लाइन नहीं कर सकते थे। उस वजह से उनके और गयासुद्दीन तुगलक के निज़ामुद्दीन औलिया के दरमियान के कन्फ्लिक्ट हुआ था। और फिर वो हनूज दिल्ली दूरस्त कि दिल्ली भी दूर है, वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि अफगानपुर में, यानी जब गयासुद्दीन ने कहा था कि मैं जब वापस आऊँगा तो मैं देख लूँगा आपको, आपसे मैं कलेक्शन करूँगा, तो उसमें निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। अफगानपुर में यानी जब वो बंगाल से वापस आ रहे थे तो उनके लिए एक पवेलियन यानी एक आप समझिए एक हॉल बनाया गया था, जिस तरह का स्टेज होता है। तो स्टेज के सामने ये तुगलक आबाद यानी बिल्कुल दिल्ली के सामने था। तो ये वापस बंगाल कंपेन से आ रहे थे, तिरहुत की कंपेन, सक्सेसफुल कंपेन से। तो यहाँ पे वो पवेलियन यानी वो लकड़ी का एक स्टेज बनाया गया था, तो वहाँ परेड किया जा रहा था हाथियों का, यानी जो वो साथ लाए थे। तो वो पवेलियन गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक उसी के नीचे यानी उस लकड़ी के नीचे दब गया और मर गया गयासुद्दीन तुगलक। तो वो जो निज़ामुद्दीन औलिया ने प्रोफेसी की थी कि ये दिल्ली नहीं आएंगे, तो वो बिल्कुल सच साबित हो गई। अब वो उसमें कंस्पायरेसी यानी इब्ने बतूता, इसामी वगैरह वो यही लिखते हैं कि ये उसके बेटे जो मोहम्मद बिन तुगलक या जोना खान थे, उन्होंने साजिश की थी अपने बाप के खिलाफ और उन्होंने ही इसमें हिस्सा लिया था, यानी कंस्पायरेसी की थी कि इसको कत्ल किया जाए। तो ये फरवरी या मार्च 1325 में गयासुद्दीन तुगलक का कत्ल, यानी वो कत्ल होता है या वो मर गए, लेकिन उनके रेन का एंड होता है 1325 में। अब उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का दौर शुरू होता है। तो ओवरऑल तुगलक डायनास्टी की बुनियाद इसमें पड़ती है। उसके अलावा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी वो एक मिडल पाथ अलाउद्दीन और उसके सक्सेस के बीच में, फिर रेवेन्यू फार्मिंग में, फिर मैग्नीट्यूड में रिफॉर्म्स आ गए, आर्मी में रिफॉर्म्स आ गए और कंपनी ने दिल्ली सल्तनत में फिर से रिट कायम करनी शुरू की। अब नेक्स्ट पार्ट में हम मोहम्मद बिन तुगलक पे हम बात करते हैं। तो आज इसी पे इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।